सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे थे एक नए चैप्टर के बारे में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर रहने वाला है सेल बैटरी का। तो सेल बैटरी के चैप्टर में अब हम आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से सेल बैटरी रहने वाले हैं, सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। जल्दी से उठ जाएं बच्चे लाइव क्लास में। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करने ना भूलें और शेयर कर दें चैनल को। जो बच्चे क्लास लेना चाह रहे हैं उनको भी आगे फॉरवर्ड कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके और आने वाली क्लासें इस चैनल के माध्यम से आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है सेल बैटरी, ठीक है ना, बता दिया मैंने। देखो सेल बैटरी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर हर क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। देखो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब सेलों को जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाती है, अन्यथा एक सिंगल सेल तो सेल ही रहता है, ठीक है। तो हमें इनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है, चाहे आपका कौन सा भी क्षेत्र हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह हो, तो बैटरियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आजकल जो इन्वर्टर के रूप में काम करती हैं, तो ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी आपके स्कूल हैं, तो ये बैटरी तो बनी होती है इनसे। तो जो बैटरी कहीं ना कहीं काम आती हैं और सेलों से मिलकर क्या होती है, बैटरी बनी होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपकी जो किस प्रक्रिया से जो विद्युत अपघटन होता है और कौन कौन से उनके नाम हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, किस प्रकार से कैथोड रहने वाले हैं, किस प्रकार से एनोड रहने वाले हैं। तो इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा निकल के विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो विद्युत धारा का रासायनिक किस प्रकार से रहता है। जो अम्लीय एवं अकार्बनीय विलय में से जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो विद्युत धारा इन दोनों में से प्रवाहित की जाती है, तो उसमें विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में क्या होते हैं भाई, विभक्त हो जाते हैं। जो उसके अवयव होते हैं जो स्वयं ही क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब ये है, जो अकार्बन है हमारे अम्लीय हैं, जो क्या होते हैं, विलय में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इनमें से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अम्लीय एवं अकार्बनीय में से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अम्लीय एवं अकार्बन अकार्बन विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि अकार्बन विलयन में से क्या कहते हैं भाई, धारा प्रवाहित की जाती है। इनमें से क्या करते हैं अपन, धारा प्रवाहित करते हैं। फिर उसमें कहते हैं तो उसमें विलयन में घुले पदार्थ
अपने अवयव में व्यक्त हो जाते हैं। विलियम में घुले पदार्थ अपने अवयव में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो लिख लेंगे विलियम में घुले पदार्थ अपने में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, विभक्त हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं भाई, अपने जो घुले पदार्थ होते हैं उनमें ये विभक्त हो जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, या रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, या रासायनिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब ये कह रहा है कि अकार्बनियन जो विलियम क्या हो रहे हैं, आपके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विलियम में से घुले पदार्थ अपने अवयव में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को रासायनिक प्रभाव कह रहे हैं। इसी क्रिया को विद्युत रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जो इसमें जो आगे अम्लीय है, जो क्षारीय हैं, विलय हो रहे हैं, उसमें घुले में जाके विभक्त हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैद्युतिक अपघटन। क्या आता है, वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। देखो वैद्युतिक अपघटन क्या होता है कि जब किसी रासायनिक विलय में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है भाई, भिन्न भिन्न कणों या आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न कणों में या आयनों में व्यक्त हो जाते हैं। मतलब आपके जो किसी रासायनिक विलय में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी आपका रासायनिक विलय हो गया, उसमें जब आप विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रभाव करेंगे, तो जब विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद उसमें भिन्न भिन्न अणुओं में एवं अंशों में विभक्त हो जाती है। जो उसके अणु होती हैं भाई, तो क्या होती, भिन्न भिन्न हो जाएगी ना, उसमें बट जाएगी, आयनों में बट जाएगी। तो इसी को क्या कह रहे हैं, अपघटन कह रहे हैं। मतलब बटना ही क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में समझ गए ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज है उसमें अगर उससे हम प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित तो हो गई, जब उसमें प्रभावित हो गई तो उसके अंदर जाके क्या हो गया भाई, उन गुणों का क्या हो गया, विघटन हो गया, अलग अलग भिन्न भिन्न हो गए, आयंस क्या हो गए, विभक्त हो गए। तो इसी क्रिया को क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघटन क्रिया कह रहे हैं। सीधा फंडा समझ में आ गया। तो लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक विलय में से रासायनिक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है भाई, उसके विलयन भिन्न भिन्न गुणों में क्या होता है, उसके विलयन भिन्न भिन्न गुणों में या आयन में विभक्त हो जाते हैं।
क्या होता है भाई विभिन्न गुणों में अणुओं का क्या होता है भाई, अनयांश या अणु। भिन्न गुणों में क्या होता है भाई, अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई, अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। इसको हम हटा देंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारे अणु में, तो उसमें देखो प्रवाहित तो हो रही है, पर उस प्रवाहित होने के बाद क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। नहीं, भिन्न भिन्न का गुण अणुओं में क्या हो रहा है, विभक्त हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। अपघटन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे H2SO4, ठीक है ना, H2SO4, जब इसको हाइड्रोजन होती है हमारी 2H प्लस, ठीक है, ऊपर किसका है, प्लस का, प्लस जो अम्ल है आपका CO2 CO4 2, तो ये किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में, इस प्रकार से होगा। अब इसी को अपन कॉपर के साथ में करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में कर रहे थे, अब कॉपर के साथ में करते हैं। जैसे कि CuSO4 को हम करते हैं कॉपर के साथ में, तो क्या आएगा भाई हमारा, Cu हमारा कॉपर प्लस का आ जाएगा, Cu2 प्लस का आ गया ना, प्लस का। अब इसमें क्या होगा, सॉरी यहां प्लस का चिन्ह नहीं लगा पाया, अब हमारा H24 किसमें आएगा, माइनस में। मैंने आपको बता रहा था SO24 माइनस में। इनका क्या हो रहा है भाई, अपघटन हो रहा है। समझ में आ गई ना, कि H को निकाला बाहर तो प्लस हो गई, कॉपर को निकाला बाहर तो क्या गई, प्लस हो गई, CO2 को बाहर निकाला तो माइनस हो गई, CO2 को बाहर निकाला तो माइनस हो गई। कहने का मतलब है आपका धन आयन और ऋण आयन, इस प्रक्रिया से इसके अंदर क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है उनके अणुओं में। डेट्स ऑल, चले आगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें होंगी। अब पढ़ेंगे, अब जहां से आगे वैद्युतिक अपघटन संबंधी पद। अब इसके संबंधी पद कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संबंधी पद, संबंधित पदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे ये संबंधी पद हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पहला आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार से होता है, जिसकी संरचना में क्या होता है, परिवर्तन हो जाए। हमारी विद्युत धारा करने पर, जैसे किसी में हमारी ऐसी विलियम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, उसमें विद्युत धारा दे दिया, ठीक है, तो उसका परिवर्तन चेंज हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें कि जैसे एक बल्ब है, उसमें हमने विद्युत दे दी तो रूसना परिवर्तन हो गई। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइट होती है हमारी, ऐसे विलियम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उस संरचना में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। सिंपल सी भाषा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पहला इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो लिख लेंगे
ऐसे विलियम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ में आ गई ना? ऐसे विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उनकी संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। जो अम्लीय अकार्बनीय होते हैं, आपको बताया था, इनमें क्या होता है, इनके भिन्न भिन्न गुण बदल जाते हैं। ठीक है। घोल होता है, उनका आयनीकरण हो जाता है, विद्युत को चालक माना जाते हैं। इसमें पानी घोल में अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होना, वाष्प तेल, एल्कोहल, स्प्रेट, अशुद्ध जल, ये क्या है, क्षारीय इत्यादि इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखें जैसे कि वाष्प तेल आपका अब दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस प्रकार से काम करता है? देखो इलेक्ट्रोड हमारी, देखो दो धातु छड़ होती हैं। क्या होती हैं? दो धातु छड़ होती हैं। जैसे कि आपने किसी इलेक्ट्रोड पर दो धातु छड़ ले ली आपने, एक है आपकी जस्ते की, एक है आपकी कॉपर प्लेट की, जैसे कि दोनों एनीबॉडी देख सकते हैं आप। ठीक है। तो दोनों प्लेट किस काम से काम कर रही हैं आपकी? दोनों प्लेट किस प्रकार से काम करती हैं? है तो दोनों धातु, पर दो धातु छड़ जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकले जाती हैं। अब हमारी दो धातु छड़ें, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाला जाए, क्या निकाला है, बाहर निकाला जाए। ठीक है। तो उसे एनोड कहते हैं। जैसे बैटरी धनायंश्रेय होती हैं। क्या होती हैं? बैटरी धनायंश्रेय होती हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में, दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे दो प्रकार की धातु होती है, दो धातुओं की छड़ होती हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये है दो धातुक छड़ों होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। ये धातु की छड़ हमारी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली छड़ होती हैं। कैसी? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली छड़ होती हैं। होती क्या, आवश्यकता ही पड़ती है। अब दो प्रकार की होती, कौन कौन सी? एक होती एनोड, एक होती है कैथोड। दो हो गई आपकी, पहली एनोड और दूसरी कैथोड। तो पहले हम पढ़ेंगे एनोड के बारे में। एनोड, देखो एनोड वो होती है जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट के बाहर निकाली जाती है। क्या? विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकाला जाता है। तो लिख सकते हैं एनोड में विद्युत धारा को बाहर निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट से।
इलेक्ट्रोलाइट से क्या करती हैं भाई, बाहर निकालती हैं, तो उसे क्या कहती हैं भाई, एनोड कहती हैं, उसे एनोड कहते हैं। समझ में आ गई होगी, क्या कहते हैं भाई, एनोड कहती हैं। जो इसका जो सिरा होता है वो कैसा होता है, इसका सिरा, इसका सिरा होता है भाई धनात्मक प्लस, कैसा सिरा होता है भाई, धनात्मक प्लस रहता है इसका संयोजन, ठीक है। इसके सिरे जो संयोजित होती हैं वो कैसे रहती हैं, इसके धनायन से स्रोत रहती हैं। अब दूसरा आता है हमारा, पहला तो पढ़ लिया एनोड, अब दूसरा आता है कैथोड। दूसरा आता कैथोड, जिस धातु पदार्थ से विद्युत धारा को प्रवेश करती हैं, क्या करती हैं हम इसमें, क्या करते हैं, उसमें तो बाहर निकाल रहे थे, अब इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो लिख सकती हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से क्या करते हैं, प्रवेश करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से प्रवेश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसके संयोजन सिरे कैसे होते हैं भाई, संयोजन सिरे, इसका संयोजन सिरा रहता है माइनस ऋणात्मक, कैसा, माइनस ऋणात्मक, ठीक है। हमारे दोनों हो गए कैथोड और आपका एनोड। नेक्स्ट आता है हमारा आयनीकरण। नेक्स्ट क्या आता है, आयनीकरण। आयनीकरण किस प्रकार से रहता है, देखो आयनीकरण में विलियम घोलने के दो अवयव होते हैं, ठीक है। आपका एक तो धनायन होता है, एक और ऋणायन होता है। जो आयनीकरण होते हैं हमारे दो प्रकार से रहते हैं, कौन कौन से, एक तो धनायन और एक है आपका ऋणायन। इलेक्ट्रोलाइट या विलम में कैथोड आयन धनायन कहलाती हैं और इलेक्ट्रोलाइट या विलम एनोड क्या कहलाते हैं, ऋणायन में कहलाते हैं। ये पहले ही बता रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट या विलियम में कैथोड आयन क्या कहलाते हैं, आपके धनायन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड आयन, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड आयन, ये कितने दो प्रकार के होते हैं आयन, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला है धनायन, पहला कौन सा है हमारा भाई, धन आयन। तो धनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैथोड आयन्स धनायन कहलाते हैं, ठीक है। इनपे क्या होता है, धनायन सिरा होता है, ये हमारा धनायन है। और दूसरा आता है हमारा ऋणायन। तो इस पे किसका होता है, इस पे एनोड का होता है, ठीक है। तो पहले वाले पे कैथोड और दूसरे वाले पे एनोड, समझ गए ना। तो हमारे क्या कहलाते हैं, धनायन आयन और ऋणायन कहलाते हैं। ये हमारे इस पे कैसे आने होते हैं, धनात्मक, और इस पे ऋणात्मक, दोनों पे होती हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि हमारे कैथोड तरफ जाती है धारा, तो हमारी ऋणायन कहलाती है, और हमारे एनोड की तरफ जाने वाली धनायन कहलाती है। आपकी जो धनायन होते हैं कैथोड की ओर जाने वाली तो धनायन कहलाते हैं, और ऋणायन होता है एनोड की तरफ जाने वाली तो ऋणायन कहलाते हैं, दोनों चीजों की। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या, वोल्टामीटर।
तो वोल्टामीटर किस प्रकार से रहने वाला है देखेंगे। देखो वोल्टामीटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनीय जो अपघटन होती हैं वो क्रिया कैसे होती है, संपन्न होती है इसके माध्यम से। जितनी हमारी अपघटन क्रिया होती हैं इस वोल्टामीटर के माध्यम से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। वोल्टामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। आपके कितने भी यहाँ पे अपघटन आ जाए तो किसके माध्यम से हम क्या करेंगे, वोल्टामीटर के। तो लिख सकते हैं जितनी भी क्रिया जितनी भी मतलब जिस पात्र में विद्युत अपघटनीय होती हैं, रुको एक मिनट लिखेंगे, जिस पात्र में वैद्युतिक घटन क्रिया संपन्न होती हैं उसे वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है ना। जिस पात्र में विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। जो देखो इन क्रियाओं को, अपघटन क्रिया होती है, इनको संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टामीटर पात्र होता है तो जिसमें इन क्रियाओं को पूर्ण करती हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा वोल्टामीटर है, जैसे कांच का जार, चीनी मिट्टी, लिख लेंगे एग्जाम्पल, कांच का जार, कांच का जार, चीनी मिट्टी बर्तन, बर्तन। ठीक है ना। आपके इस प्रकार से रहते हैं। चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक, ठीक है, बर्तन बड़ा टैंक, बड़ा टैंक, इस प्रकार से हमारा वोल्टामीटर रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के रासायनिक संयोग करने की क्षमता को प्रश्न करता है उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के परमाणु से संयोग करती है। सिंपल सी भाषा, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के परमाणु से संयोजित करती है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा परमाणु भार। क्या आता है, परमाणु भार। संयोजकता के बाद क्या आता है, परमाणु भार। परमाणु भार, ठीक है ना। किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु भार का क्या होता है, अनुपात होता है। एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के एक अनुपात का क्या होता है, परमाणु होता है। इसमें दो ही चीजें आती हैं। ठीक है। एक तो परमाणु, एक हाइड्रोजन। ठीक है। परमाणु, एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु क्या होता है, अनुपात होता है। इसे क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। उस तत्व के एक परमाणु भार जन के एक परमाणु भार के अनुपात होता है। क्या होता है भाई,
भार, परमाणु भार का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसको क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या आता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसे कहते हैं किसी तत्व का हुआ द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश के द्वारा विलयन से संयुक्त होता है, उसे मुक्त या उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। देखो एक हमारा कोई द्रव्यमान होता है, उसमें कोई कूलम मारे, कूलम के इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं द्रव्यमान के अंदर, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसकी जो इकाई होती है ग्राम प्रति कूलम होती है, इसकी इकाई लिख सकते हैं आप। तो इसकी इकाई क्या होती है भाई, इसकी जो इकाई होती है ग्राम प्रति कूलम। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं भाई, जेड से, जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रासायनिक तुल्यांक। क्या आता है हमारा, रासायनिक तुल्यांक। देखो रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, परमाणु भार तथा संयोजकता का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। जो परमाणु भार होता है और रासायनिक तुल्यांक होता है, दोनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं भाई, रासायनिक तुल्यांक। ये इसके अनुपात को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो लिख सकते हैं रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। परमाणु भार तथा हमारे जो रासायनिक तुलना में परमाणु भार होते हैं और उनकी संयोजकता तथा संयोजकता का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। देखो इसको समझेंगे सूत्र के माध्यम से, ठीक है ना। हाइड्रोजन के एक भाग में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं, सेम बराबर है। तो उसका सूत्र होता है हमारा परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता, ये क्या है भाई, हमारा सूत्र है रासायनिक तुल्यांक का। ठीक है, तो किस प्रकार से देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, कि एग्जाम थोड़ा सा समझेंगे। देखो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है भाई, कितना है, परमाणु भार 16 है, ठीक है। और संयोजकता कितनी, 2 है उसकी। तो रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, तो हम सूत्र के माध्यम से रख देंगे, ठीक है ना। तो 16 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो कितना है, 8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक तुल्यांक कितना है भाई, 2 है। कितना, 2 है। तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक कितना है भाई, तो इसी प्रकार से निकालते हैं। एनी बड़ी जो हमारा रासायनिक तुल्यांक चांदी का हो, कुछ भी हो, इन दोनों में क्या है, भार दे रखा होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो चांदी का रासायनिक तुल्य निकालेंगे तो 108/1, 108/1 कितना होता है? 108 होता है। चांदी का तो फिक्स ही पहले से, ठीक है ना। तांबे का निकाले तो 2 का भाग देते हैं 63 के अंदर, तो कितना था? 31.5 आता है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक भार है, संख्या है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। जो फैराडे ने जो नियम दिए थे वो किस प्रकार थे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित पद, इन पदों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसने भाई दो नियम फैराडे ने दिए थे। क्या नियम दिए थे? 2 नियम फैराडे ने दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दिए थे, ठीक है ना। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब इन दोनों नियमों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रथम नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, कोई माई इलेक्ट्रोलाइट पे उस पे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। तो विलियम में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा, जब विलियम में से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उस मात्रा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ द्रव्यमान में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई जी? अनुक्रमानुपाती होता है। होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के और इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है तो हम लिखेंगे एम, अनुक्रमानुपाती का निशान इस प्रकार से आता है, समझ गए ना आप? अनुक्रमानुपाती का निशान इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो एम I/T हो गया आपका। इसके समझ से आता है भाई M बराबर ZI/T, M बराबर ZI/T। मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है कि Z क्या है आपकी, ठीक है ना, और T क्या है आपका, ठीक है, और आपकी I क्या है। ये तीनों चीजें इसमें जो मुक्त क्या होती हैं? पदार्थों का द्रव्यमान। M क्या है? मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। तो इसको लिख सकते हैं अपन उधर साइड में। M बराबर आपका IT बराबर ZI/T, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर M बराबर क्या होता है भाई? मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। ग्राम में, ठीक है। मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान किसमें भाई? ग्राम में। और आई क्या है आपकी भाई? विद्युत धारा किसमें? एम्पियर में। एम्पियर में, ठीक है। अब आता है हमारा क्या? टी।
टी किसका मतलब भाई समय सेकंड में, सेकंड में। अब आता हमारा जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुलनाओं किस में रखते हैं, ग्राम कूलाम में। ग्राम कूलाम में, ठीक है, सारी चीज क्लियर। तो m बराबर हम लिख सकते हैं जेड, m बराबर जेड आई टी, ठीक है ना। तो क्या रखा है, m बराबर जेड आई टी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, फॉर्मूला रहने वाला है। तो अपन एक प्रश्न करते हैं कि 200 सेकंड में 5 एम्पीयर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्ट मीटर कैथोड पे 111 पाउंड के गिरा मिलीग्राम चांदी एकत्रित की जाती है, तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब 200 सेकंड में कितनी की है विद्युत धारा, सेकंड में अब कितनी विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर। 200 सेकंड में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा वोल्ट मीटर कैथोड में मिली किग्रा चांदी की जाती है। मिली किग्रा चांदी कितनी होती है, 1.81, ठीक है ना। तो क्या है, ये किग्रा चांदी एकत्रित की जाती है। की जाती है 200 सेकंड में 0.5 एम्पीयर में विद्युत धारा वोल्टा मीटर में कैथोड, वोल्टा मीटर में विद्युत डीसी विद्युत धारा वोल्टा मीटर में कैथोड पर, ठीक है ना, कैथोड पर 1.81 मिलीग्राम चांदी एकत्रित की जाती है। तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है भाई, चांदी का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो समय कितना है भाई हमारा, समय सेकंड आ गया 200। आई कितनी है हमारी 0.5 एम्पियर, ये आ गई आपकी 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है, द्रव्यमान m कितना है, 1.81। तो हम सूत्र के माध्यम से रख देंगे। तो m बराबर क्या होता है, मैंने बताया था m बराबर होता है आपका जेड आई टी। अब निकालना क्या है, हमें चांदी का तुल्यांक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, तुल्यांक, जेड ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जेड बराबर सूत्र बनाएंगे। तो क्या आएगा हमारा, जेड बराबर क्या आएगा, m बट्टे क्या आएगा भाई हमारा, जेड को बाहर निकालें तो आई टी आ जाएगा, समझ में, आई टी आ जाएगा। तो m कितना दे रखा है आपका 1.81 और आपका I का मान कितना दे रखा है 0.5 इंटू और T का मान कितना दे रखा है 200, ठीक है, 200 दे रखा है। अब 0 को हम हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 चली जाएगी, 0 से 0 कट गई। अब 5 से इसका गुणा करती हैं, 5 5 10 100 हो गया जी। तो यहां लिख सकती हैं 1 और 100 लिख दिया ना, 100 लिख दिया। अब इस पॉइंट को उठाते हैं तो 2 0 बढ़ती हैं हमारी। अब इस जब पॉइंट लगाते हैं तो कितना आ जाता है मिलीग्राम में, इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं इसमें। तो हमारा आ जाता है 1.1181,
1.1181, ठीक है ना, मिलीग्राम, इतना आ जाता है इसको। और भी तरीका है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको ना उठाएं तो भी आप कर सकते हो इसी प्रकार से, क्योंकि पौंड हटाने के बाद जीरो तो बढ़ी थी, तो सिंपल सी बात साफ है। और भी तरीका है इसका करने का। तो इस प्रकार से जी रहते हैं हमारा प्रत्याम्नाय के अमता। तो हमारा कितना आ गया भाई, कि ग्रा कूलाम आ गया, कितना, कूलाम, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसी की तरफ। दूसरा नेम आता है हमारा जो द्वितीय नेम है इसमें, ठीक है ना। दूसरा नेम देखो पढ़ते हैं, ये दूसरे नेम के बारे में बता दिया मैंने, देखो आपको बताए, देखो जी सूत्र होता है, मैंने आपको बता रखा था पहले, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र रहने वाला है आपका, दोनों नेम हो गए उसमें, ठीक है। जो प्रथम नेम में बताया था आपको और द्वितीय नेम में बताया था। द्वितीय नेम में आपका सवाल था किस प्रकार से रहती हैं, दोनों नेम आपके यहां पर बता दिए। ये हमारा दूसरे का होता है m1 स्क्वायर m2 m स्क्वायर m2 और m2 बटे m2। मतलब है कि m1 m2 जो द्वितीय नेम में आता है इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान ग्राम में, और W2 W2 W1 W2 W3 पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक। ये दोनों ही आपके कौन से नेम में आते हैं, द्वितीय नेम में आते हैं। द्वितीय नेम में ये दोनों चीजें आती हैं। तो द्वितीय नेम में अपन कह सकते हैं कि एक समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। मतलब एक ही समय में विद्युत धारा को एक साथ प्रभावित किया जाता है, की जा सकती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, द्वितीय नेम कह सकते हैं। एक ही समय में एक ही समान विद्युत धारा को प्रभावित कर सकती हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय नेम कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान ग्राम में और पदार्थों का रासायनिक तुलनांक, ये क्या कहते हैं, अपन दोनों को कर सकते हैं। ये दोनों नेम थे, ठीक है। एक साथ में क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को एक समय पर प्रवाहित कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय नेम फैराडे का कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चर्चा करेंगे आगामी क्लास में। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।